राजेश लॉ सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अध्याय 2 पर चर्चा करेंगे। अध्याय 2 रेलिवेंसी से जुड़ा हुआ चैप्टर है जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा उपयोगी है और न केवल ये परीक्षा की दृष्टि से बल्कि व्यवहार में प्रैक्टिस के पर्पज से भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस अध्याय में रेलिवेंसी बताई गई है, सुसंगतता के बारे में बताया गया है कि कौन से तथ्य किस रूप में सुसंगत घोषित किए गए हैं। इस अधिनियम का सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर यह है और आपकी परीक्षा की दृष्टि से शेष 11 चैप्टरों में ये अकेले 50 से 60% में रहता है। यानी 11 चैप्टर में अगर 10 चैप्टर्स को एक तरफ कर दें और शेष चैप्टर 2 को एक तरफ कर दें तो भी चैप्टर 2 का पलड़ा भारी रहेगा एग्जाम की दृष्टि से। तो इसी पे हम लोग चर्चा करेंगे। हम पूरे इस चैप्टर को आप लोगों को समझाएंगे, पूरे इस चैप्टर को एक बार में क्लासिफिकेशन करके समझाएंगे। उसके बाद इस पे एक एक धारा पे अलग अलग वीडियो बनाया जाएगा। सबसे पहले आप लोग चैनल पर यदि नए हैं या पुराने हैं लेकिन किसी कारणवश सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कोई भी वीडियो अपलोड किया जाए तो सबसे पहले आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए। और यदि वीडियो समझ में आता है तो आप लाइक शेयर कमेंट भी करते रहिए, अपने दोस्तों तक भी इसको पहुंचाते रहिए। हमारी ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों क्लासें लगातार संचालित की जा रही हैं, यहाँ तक कि मेंस की आंसर राइटिंग की भी क्लास लगातार हो रही है। ठीक है, इस संपर्क सूत्र पे आप संपर्क करके अपनी सुविधा अनुसार जो भी क्लास आपको ज्वाइन करना है आप ज्वाइन कर सकते हैं। आइए हम लोग सबसे पहले देखते हैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 पे। हाँ, पूरे अधिनियम का एक वर्गीकरण मैं कर चुका हूँ ऑलरेडी। ठीक है, ये लगभग इस अधिनियम पे लगभग 10वां वीडियो होगा। इसके पहले ठीक है पूरे अधिनियम का वर्गीकरण, डिफिनीशन, ठीक है डिफिनीशन में भी कम से कम 2 वीडियो आपको मिलेंगे, वर्गीकरण पे 1-2 वीडियो मिलेगा। उसके बाद फिर जो है रेलिवेंसी और एडमिसिबिलिटी पे अलग से बनाया हूँ मैं। साक्ष्य और सबूत में क्या डिफरेंस है, साक्ष्य और परिसाक्ष्य में क्या अंतर है। ठीक है, धारा 5 पे अलग से कुछ वीडियो बनाया जा चुका है। तो इस तरह से कई सारे वीडियो आपको इस पे बनाए जा चुके हैं। साथ ही साथ और विषयों पे भी काफ़ी ज़्यादा वीडियो बनाए जा चुके हैं। आप लोग इस चैनल पे जा करके प्लेलिस्ट में सारे वीडियो को चेक कर सकते हैं, अपनी सुविधा अनुसार आप उसको देख सकते हैं और उसका लाभ उठा सकते हैं। आइए हम लोग सबसे पहले अध्याय 2 को देखते हैं। अध्याय 2 को पढ़ने से पहले मैं आप लोगों का ध्यान धारा 5 की तरफ आकृष्ट कराना चाहता हूँ। धारा 5 में लिखा हुआ है कि किसी भी वाद या कार्यवाही में विवादक तथ्यों या ऐसे तथ्यों जिन्हें तस्मीन पश्चात सुसंगत घोषित किया गया है का ही साक्ष्य दिया जाएगा, किसी अन्य का नहीं। तो जो एक शब्द वहाँ लिखा हुआ है हियर इन आफ्टर, तस्मीन पश्चात जिन्हें सुसंगत घोषित किया गया है उनका साक्ष्य दिया जाएगा, अन्य का नहीं। तो वो जो तस्मीन पश्चात सुसंगत घोषित किए गए हैं उनकी लिस्ट धारा 6 से 55 तक में बताया गया है और वही 6 से 55 का मैं यहाँ पूरा एक चक्र बना दिया हूँ आप लोगों को समझाने के लिए। ठीक है, और ये बीच में धारा 5 को इंडिकेट कर दिया हूँ कि धारा 5 कहती है कि विवादक या सुसंगत तथ्यों का साक्ष्य दिया जाएगा, अन्य का नहीं दिया जाएगा। और सही भी है। आप जब धारा 138 पढ़ेंगे तो धारा 138 में लिखा हुआ है कि मुख्य परीक्षा विवादक एवं सुसंगत विषयों तक सीमित होगी, लेकिन उसका अपवाद प्रति परीक्षा है कि क्रॉस एग्जामिनेशन में विवादक एवं सुसंगत विषयों तक सीमित रहना जरूरी नहीं है। खैर मैं इसको डिटेल में इसके पहले के वीडियो में आप लोगों को समझा चुका हूं, जो कि वीडियो धारा 5 पे बनाई गई है। ठीक, वहां आप लोग जाके देख लीजिएगा। अब धारा 5 में, ठीक है, धारा 5 में आप देखेंगे तो धारा 5 के माध्यम से यहाँ पे जो विवादक या सुसंगत तथ्यों के साक्ष्य देने की छूट दी गई है वो विवादक और सुसंगत तथ्यों के बारे में, ठीक है, उस विवादक एवं सुसंगत तथ्यों के बारे में हम लोग डिटेल से समझेंगे कि विवादक तथ्य क्या हैं, सुसंगत तथ्य क्या हैं। विवादक के बारे में समझिए कि विवादक तथ्य का मतलब होता है ऐसे तथ्य जिन पे पक्षकारों के मध्य विवाद हो, असहमति हो।
ठीक है, जब दो या अधिक व्यक्ति परस्पर किसी एक विषय पे असहमत होते हैं तो ये असहमति विवाद कहलाती है। जिस विषय पर असहमति होती है वो विषय विवादक तथ्य कहलाता है। ठीक, तो विवादक तथ्य हमेशा जो किसी ऑफेंस के एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं उसी को लेकर के विवाद होता है। हमेशा याद रखिए, इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है, चाहे वो सिविल मामला हो चाहे क्रिमिनल मामला हो। सिविल मामला होगा तो राइट को लेकर के, क्रिमिनल मामला होगा तो उस अपराध को गठित करने वाले जो आवश्यक तत्व होते हैं उसको लेकर के विवाद होता है। ठीक, वही फैक्ट इन इशू होता। तो या तो हम सीधे सीधे किसी मामले को साबित करने के लिए फैक्ट इन इशू का साक्ष्य दे दें और या तो हम सुसंगत तथ्यों का साक्ष्य दे दें। जरा देखिए, मैं एक दृष्टांत के माध्यम से समझाना चाहता हूं आप लोगों को। का पे चोरी का आरोप लगा है खा के घर में। ठीक, का पर चोरी का आरोप लगा है कि का ने खा की संपत्ति की चोरी की है। ठीक, अब चोरी के लिए जो है यानी का पे ये आरोप लगा है कि का ने जो है उसके घर से, ठीक है, उसकी साइकिल उठा लाई है। क्या उठा लाया है? साइकिल उठा लाया है। तो का अगर खा की साइकिल उठा लाया है तो इसमें विवाद क्या होगा? ठीक, विवाद के लिए यानी चोरी के लिए 5 एलिमेंट्स होने चाहिए। ठीक है, चल संपत्ति होनी चाहिए, चल संपत्ति हो। ठीक, और कब्जे में होना चाहिए, संपत्ति बेईमानीपूर्ण, ठीक है, बेईमानीपूर्ण तरीके से हटाए, बेईमानीपूर्ण हो, मेंसरिया हो, संपत्ति हटाया गया हो। ठीक है, और सहमति का अभाव, बिना सहमति के हटाया गया हो। तो जब कभी कोई चल संपत्ति किसी व्यक्ति के कब्जे से बेईमानीपूर्ण आशय से उसकी सहमति के बिना हटाया जाता है तो ये चोरी कहलाता है। का पे चोरी का आरोप तो लगा है, लेकिन का कहता है कि मैंने चोरी नहीं की है। का कहता है मेरा बेईमानी का कोई इरादा नहीं था, मैं अपनी साइकिल समझ के उसको उठा लाया हूँ। ठीक, खा कह रहा नहीं ये अपनी साइकिल समझ के नहीं ले गए हैं बल्कि ये हमारी ही साइकिल समझ के चोरी करके ले गए हैं, बदल के ले गए हैं। तो यहाँ पे विवाद क्या है? बेईमानी को लेकर के, यानी चल संपत्ति है ये भी साबित है, कब्जे से ले गया है ये भी साबित है, हटाया गया वो भी साबित है, बिना सहमति के ले गया ये भी साबित है। विवाद किस बात का है? बेईमानी का, कि बेईमानी उसने किया कि नहीं किया। ठीक, तो फैक्ट इन इशू क्या है? बेईमानी। का कह रहा मैं बेईमानी से नहीं ले गया हूं, मैं सद्भाव में अपनी साइकिल समझ के ले गया हूं। खा कह रहा है नहीं साहब ये सद्भाव में नहीं बल्कि बेईमानी से ले गए हैं। तो फैक्ट इन इशू क्या है? बेईमानी पूर्ण आशय, मेंसरिया फैक्ट इन इशू है। तो यहाँ पे का बेईमानी करने का आशय था या नहीं था, या तो इसका साक्ष्य दिया जाए डायरेक्ट कि मेंसरिया थी या नहीं थी, मतलब वो का को चोरी करते ले जाते समय देखा गया कि नहीं देखा गया, मतलब उसके दिमाग में बेईमानी था या नहीं था, या तो इसका साक्ष्य दिया जाए या ऐसे तथ्यों का साक्ष्य दिया जाए जो ये इंगित करते हों कि का के दिमाग में बेईमानी थी, या ऐसे तथ्यों का साक्ष्य दिया जाए जो ये इंगित करते हों कि का के मस्तिष्क में बेईमानी नहीं था, वो सद्भाव में था। अब जरा देखिए कैसे सद्भाव में था। ये साक्ष्य दिया जाता है का की तरफ से कि साहब जो साइकिल मैं लेकर के आया हूँ खा का, वो साइकिल तो मेरी साइकिल से पुरानी है और मैं अपनी उसके यहाँ भूल गया हूँ। मैं समझा कि यही मेरी है और उठा लाया हूँ, लेकिन मेरी साइकिल तो इससे नई है और वो महंगी है, उसका कीमत भी इससे ज़्यादा है। अगर का ने इन तथ्यों को साबित कर दिया तो इससे क्या इंगित हो रहा है कि उसका इरादा बेईमानी करने का नहीं था, यानी चोरी करने का नहीं था, बल्कि वो भूल से लाया है। ठीक, खा कह रहा नहीं साहब का की संपत्ति, ये बात सही है, ठीक है, कि उसका मूल्य ज्यादा था, लेकिन वो साइकिल कई जगह से टूट गई थी, नई तो थी लेकिन वो टूट के कमजोर हो चुकी थी, उसका मूल्य कम हो गया था, तो फिर उसका मेंसरिया साबित हो गया। ठीक, तो इस तरह से उसके बेईमानीपूर्ण आशय को दर्शित किया जा रहा है। दूसरा, का कह रहा है कि हाँ मैं बेईमानीपूर्ण आशय से तो लाया हूं, लेकिन उसकी सहमति से लेकर के आया हूं, चुराने का तो आशय था लेकिन पूछ के लाया हूं। खा कह रहा ने पूछ कर नहीं लाए हैं।
तो पूछ कर अगर नहीं ले गया है तब भी चोरी का आरोप। अब प्रश्न ये है उसने पूछा या नहीं पूछा। ठीक, तो इन तथ्यों का साक्ष्य दिया जा सकता है कि उसने पूछा या नहीं पूछा, तो भी ये फैक्ट इन इशू है कि बेईमानी, ठीक है, यानी बेईमानी जो सहमति थी या नहीं थी। अब प्रश्न ये है कि क्या कह रहा है कि मैं खा से पूछा था, लेकिन कैसे पूछा था, उससे लिखित में नहीं पूछा था। ठीक है, मैं हमेशा का के यहाँ से सामान ऐसे उठा के ले जाता हूँ अपने यूज के लिए, फिर ला के रख देता हूँ, वहाँ उसकी सहमति मान ली जाती है। खा कह रहा है कि साहब कई बार मैंने इनसे कहा है कि आप मेरी कोई भी संपत्ति बिना मुझसे पूछे आप नहीं ले जाओगे। ठीक, बिना पूछे नहीं ले जाओगे, और इन्होंने पूछा नहीं है इसलिए इन्होंने मेरी सहमति के बिना ले गए हैं। तो यहाँ पे सहमति फैक्ट इन इशू था, सहमति भी स्पष्ट हो गया। तो इस तरह से किन तथ्यों का साक्ष्य देना हुआ, सीधे फैक्ट इन इशू का साक्ष्य देना हो गया। ठीक, अब रेलिवेंट फैक्ट का साक्ष्य कैसे दिया जाएगा। का कह रहा है कि नहीं मैं बेईमानी से लेकर के साइकिल नहीं लाया हूं। ठीक है, मेरे पास तो भी कई सारी साइकिलें हैं। तो ये इसका बेईमानी था या नहीं था, बेईमानी को दर्शित करने के लिए और बहुत सारे तथ्यों के साक्ष्य दिए जा सकते हैं। जैसे का जो है दुकान चलाता था और ये साइकिलों को चोरी से उठा के ले जाके सेकंड हैंड के नाम से बेच देता था। तो अगर ये दुकान चलाता था और इस तरह से साइकिलें बेचता था, इसका मतलब है कि ये फिर बेईमानी से ही ले गया होगा। तो ये तथ्य कि वो साइकिल की दुकान चलाता था और अपने यहाँ सेकंड हैंड साइकिलें भी बेचता था, ये तथ्य इस बात को दर्शित कर रहे हैं, शो कर रहे हैं कि वो चोरी किया होगा। तो इसको कहते हैं रेलिवेंट फैक्ट। यह है उसके मन की दशा को दर्शित कर रही है। ठीक, कहाँ ले जाके बेचा होगा, ये एक बाजार लगती है, एक मेला लगता है, उसी में ले जाके बेचा है। तो अगर ये मेले का साक्ष्य दिया जाए कि उसी मेले में ले जाके साइकिल हमारे यहाँ से उठा के बेच दिया, तो वो मेले का साक्ष्य क्या है, प्रसंग, इसी को कहते हैं अकेजन, धारा 7 में रिलेवेंट होगा। फिर समझिए, का के ऊपर चोरी का आरोप लगाया गया। का कहता नहीं मैं नहीं ले गया हूं। चोरी का आरोप किस समय लगाया जा रहा है कि जिस समय खा अपने खेत में काम करने चला गया था, उसी समय का को अवसर मिल गया और उठा के साइकिल लेके रफा दफा हो गया, ले जाकर बेच दिया। तो किस समय ले गया है, जिस समय खा अपने खेत पर काम करने गया था। इसका मतलब का को उस समय अवसर मिल गया। तो ये दर्शित किया जाना कि साहब ये चोरी उस समय किया है जब खा अपने खेत पर काम करने गया था। तो ये कौन सा तथ्य है, ये रिलेवेंट फैक्ट है कि उसको अवसर मिला होगा उसी समय चोरी करने का और लेके गया है। तो ये कहाँ रिलेवेंट होगा, ये रिलेवेंट हो जाएगा धारा 7 में, अवसर के रूप में, अपॉर्चुनिटी के रूप में रिलेवेंट हो जाएगा। अब मैं दृष्टांत को बदलता हूं, जरा देखिए। का पे खा की हत्या का आरोप लगा हुआ है, का पर खा की हत्या का आरोप लगा हुआ है। अब या तो हत्या करते समय खा की किसी ने देखा हो का को, अगर किसी ने का को देखा है तो इसको फैक्ट इन इशू का गवाह माना जाएगा, विवादक तथ्य का गवाह माना जाएगा, क्योंकि का सीधे सीधे मना कर रहा कि मैंने कार्य नहीं किया है। क्योंकि अपराध हत्या के लिए 2 एलिमेंट्स होना जरूरी है, एक तो मृत्यु कारित करने का आशय हो, दूसरा कार्य किया गया हो। तो ये सीधे मना कर रहा मैंने वो कार्य किया नहीं। तो जिसने देखा इसको मारते हुए, ठीक है, तो मारते हुए देखा, इसका मतलब वो कार्य करते हुए देखा, तो वो कार्य क्या है, वो फैक्ट इन इशू है। तो फैक्ट इन इशू का गवाह हो गया। ठीक, जरा फिर समझिएगा। हत्या के लिए 2 एसेंशियल एलिमेंट्स हैं कि मृत्यु कारित करने का आशय हो और उस आशय से कोई कार्य किया गया हो। तो तब हत्या मानी, अगर आपने कार्य करके मृत्यु कारित कर दी तो ये हत्या है। तो आशय प्लस कार्य बराबर हत्या हो जाएगा। अगर हत्या का आशय है तो कार्य आपने किया और रिजल्ट मिल गया। तो या तो ये का कहे कि नहीं मेरा कोई आशय इरादा नहीं था मारने का, या ये कहे कि मैंने मारा ही नहीं। तो फैक्ट इन इशू या तो इरादा नहीं तो मेंसरिया होगा, और अगर कहता है मैंने मारा नहीं तो वो कार्य फैक्ट इन इशू बन जाएगा, क्योंकि खा कह रहा नहीं इन्होंने ही मारा है, का कह रहा मैंने मारा नहीं।
तो वो कार ही फैक्ट इशू बन जाएगा। तो जो व्यक्ति देखा हो मारते हुए वो सीधे गवाही दे सकता है। तो जिसने देखा हो मारते हुए वो किस चीज़ की गवाही देगा? वो सीधे फैक्ट इशू का गवाही देगा। इसी को कहते हैं चश्मदीद गवाह, प्रत्यक्षदर्शी गवाह या चक्षु साक्षी। ठीक है, चक्षु साक्षी। तो लेकिन दूसरा जरा देखिए, का को किसी ने मारते हुए नहीं देखा, लेकिन जब का पे जिस समय हत्या का आरोप लगाया गया कि इसने इतने टाइम पे हत्या किया है, उसी समय उसको उधर से भागते हुए देखा गया। तालाब में उसको कपड़े में खून लगे हुए निशान को धुलते हुए देखा गया। हत्या करने से पहले उसको दुकान पे दारू पीते हुए देखा गया। हत्या करने से पहले उसने दुकान पे चाकू खरीद रहा था, लोगों ने देखा। हत्या करने से पहले कुछ लोगों से कह रहा था आज मैं पूरी कोशिश करूंगा अपने उद्देश्य में सफल होने में। ये सब फैक्ट क्या है? ये सब वो फैक्ट हैं जो ये दर्शित कर रहे हैं कि उसने ही मारा होगा। ठीक, खा मरते समय ये कह गया कि मुझे का ने ही घायल किया था, ये भी साक्ष्य में दिया जा सकता है, ये भी मृत्युकालिक कथन हो जाएगा। ठीक है, का ने खुद स्वीकार कर लिया कि हाँ मैंने ही मारा है, तो ये बात भी तो कोर्ट में पेश की जा सकती है, इसको कन्फेशन कहते हैं। ठीक, जिस समय का ने मारा उस समय सो दूर वहां पे जो है शोर आ रही थी, चिल्लाने की आवाज आ रही थी। बाद में लोगों ने घटनास्थल पे जाके देखा तो का जो है मृत पाया गया। ये क्या है? चिल्लाने की आवाज आना, फिर घटनास्थल पे जाके देखना मरा हुआ व्यक्ति। तो ये एक संव्यवहार का भाग धारा 6 में रिलीवेंट हो जाएगा। ठीक, इस तरह से रिलीवेंट फैक्ट का भी साक्ष्य दिया जा सकता है और प्रत्यक्ष विवादक तथ्य का भी साक्ष्य दिया जा सकता है। तो विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्य दोनों का साक्ष्य दिया जा सकता है, ये धारा 5 कहती है। विवादक तथ्य उस अपराध के जो एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं वही होते हैं, अतः विवादक तथ्यों की किसी विधि में हमारे यहाँ कोई लिस्ट नहीं दी गई है। लेकिन जो सुसंगत तथ्य हैं, सुसंगत तथ्यों की एक लिस्ट दी गई है साक्ष्य विधि के अध्याय 2 में कि किन किन रूपों में हम किसी बात को, किसी मामले को साबित करने के लिए पेश कर सकते हैं। ठीक, किन किन रूपों में, उन्हीं रूपों का ये देखिए मैंने चक्र बनाया है। यही है अध्याय 2, धारा 6 से शुरू होता है, 6 से 16 का एक वर्ग है, इसमें कोई पर्टिकुलर नाम नहीं दिया गया है। ठीक, उसके बाद 17 से 23 एवं 31 एडमिशन है, कन्फेस, इसको एडमिशन कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति खुद ही किसी बात को स्वीकार कर लेता है तो वो स्वीकार की गई बात भी कोर्ट में साक्ष्य के रूप में पेश की जा सकती है। ठीक, फिर है संस्वीकृति, जब कोई व्यक्ति अपने दोष को स्वीकार कर लेता है तो उसके, जिसको हम कन्फेशन कहते हैं, तो वो कन्फेशन भी कोर्ट में साक्ष्य के रूप में पेश किया जा सकता है। यह है धारा 24 से 30 तक में। फिर ऐसे व्यक्तियों के कथन की सुसंगतता जो कोर्ट में नहीं आ सकते, जैसे मृत्युकालिक कथन वगैरह। ठीक, मृत्युकालिक कथन जिसको डाइंग डिक्लेरेशन कहते हैं, ये भी रिलेवेंट होता है, इसको भी रिलेवेंट घोषित किया गया है। फिर है विशेष परिस्थितियों में किए गए कथन की सुसंगतता, धारा 34 से 38, ये भी यहाँ रिलेवेंट बनाया गया है। जैसे हम फार्चून की दुकान चलाते हैं तो किराना स्टोर में बैठे हुए जो हमारे पास रजिस्टर है, जो कुछ हम उसमें मेंशन करते हैं, कितने लोग कर्ज ले गए, हम किसका कितना बकाया है, साक्ष्य में वो भी पेश किया जा सकता है। ठीक है, ये धारा 34 से 38 में आएगा। मानचित्र वगैरह जो बनाए जाते हैं जरूरत पड़ने पर पेश किए जा सकते हैं, बैरेक्ट वगैरह, अधिनियम, अधिसूचनाएं, ठीक है, ये सब 34 से 38 में आते हैं। दस्तावेज या कथन के भाग की सुसंगतता सेक्शन 39 में रिलीवेंट किया गया, जिसको धारा 2000 से पूरी तरह से सब्स्टिट्यूट किया गया है। ठीक, फिर है न्यायालय के निर्णय की सुसंगतता, धारा 40 से 44, यानी कुछ दशाओं में हम किसी मामले को साबित करने के लिए कोर्ट के जजमेंट को भी साक्ष्य के तौर पर पेश कर सकते हैं। फिर है राय की सुसंगतता, जरूरत पड़ने पे किसी मामले को साबित करने के लिए ओपिनियन भी दी जाती है। ओपिनियन को 2 भाग में बांटा गया है, विशेषज्ञ की राय, अन्य व्यक्तियों की राय। ठीक है, जिसका उल्लेख धारा 45 से 51 तक में किया गया है। और लास्ट में है सील की सुसंगतता। ठीक है, हम लोगों के आचरण को भी साक्ष्य में दे सकते हैं। अब हम लोग इसी पे डिटेल में चर्चा करेंगे। ठीक,
धारा, ये पूरा यही पूरा अध्याय 2 है। अध्याय 2 धारा 5 से 55 तक है। 5 मेन धारा है, रेलिवेंसी 6 से 55 तक में बताया गया है। और 6 से 55 को जरा आप देखिए, 3, 4, 7 और 2, 9 भागों में मैंने पूरे धारा 55 को, अध्याय 2 को बांट दिया है। ठीक है, अध्याय 2 को 9 भागों में बांट दिया है। यही है अध्याय 2। कैसे कैसे, आइए एक एक पे चर्चा किया जाता है। सब आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, लाइक शेयर और कमेंट करते रहिए। ठीक है, अगर समझ में आ रहा तो, नहीं समझ में आता है तो मत करिए। तो अब हम लोग देखते हैं अध्याय 2 पूरा क्या है, यानी वो रेलिवेंसी। ठीक है, किसी भी सिविल या क्रिमिनल मामले को साबित करने के लिए जो हम साक्ष्य पेश करते हैं या अन्य तथ्य पेश करते हैं, वो पेश करने की छूट हमें दी गई है या नहीं दी गई है। अगर दी गई है तो जाहिर सी बात हो, सुसंगत तथ्य होगा। ठीक है, हाँ, उसके अपवाद में विधिपूर्ण तथ्य भी आते हैं, लेकिन मोटा मोटा आप सुसंगत तथ्य या विवादक तथ्यों के रूप में ही साक्ष्य दे सकते हैं, इससे भिन्न दे ही नहीं सकते। ठीक, यानी जब हमें कोर्ट में कोई साक्ष्य देना होता है तो वो साक्ष्य 2 मानकों पे ही होना चाहिए। या तो वो साक्ष्य यानी वो बात फैक्ट इन इशू हो, या तो वो रेलिवेंट फैक्ट हो। ठीक, तो फैक्ट इन इशू की तो कोई लिस्ट नहीं बताई गई है, क्योंकि वो अपराध के आवश्यक तत्व ही फैक्ट इन इशू होते हैं। सुसंगत तथ्यों की पूरी लिस्ट अध्याय 2 में धारा 6 से 55 तक में बताई गई है। उसी 6 से 55 तक को मैं यहाँ पे वर्गीकृत किया हूँ अलग अलग नामों से, जो आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और इतना महत्वपूर्ण है कि जब आप एग्जाम में बैठोगे या अनसॉल्व्ड पेपर सॉल्व करोगे तो आपको खुद ही अनुभव हो जाएगा कि कितना महत्व है इसका। ठीक, मैं अगर कहूँ तो एक तरह से ये एविडेंस का मूल अधिकार है। जिस तरह से संविधान में मूल अधिकार अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है, उसी तरह से एविडेंस में भी भाग 2 सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो अब रेलिवेंसी किस किस रूप में, यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं एक एक करके। सबसे पहले मैंने बताया 9 भागों में बटा हुआ है। ठीक, 9 भागों में पहला भाग है धारा 6 से 16, जिसका कोई पर्टिकुलर नाम नहीं, क्योंकि यहाँ जितनी धाराएं हैं सब अलग अलग नेचर की हैं। जैसे धारा 6 में रसजष्टि के रूप में कथनों की रेलिवेंसी होती है। एक संव्यवहार के भाग के रूप में पूरी कहानी की रेलिवेंसी यहाँ होती है। जब कोई कहानी पेश किया जाता है, टेप रिकॉर्ड वगैरह पेश किया जाता है, तो वो धारा 6 में सुसंगत होता है। 7 में 4 चीज़ों की रेलिवेंसी बताई गई है, प्रसंग, हेतु, परिणाम और अवसर। ठीक है, प्रसंग, हेतु, परिणाम और अवसर की रेलिवेंसी धारा 7 में बताई गई। यानी जब हम कोई तथ्य प्रसंग के रूप में, हेतु के रूप में, या परिणाम के रूप में, या अवसर के रूप में पेश करते हैं, तब वो धारा 7 में रेलिवेंट होता है। ठीक, धारा 8 में हेतु और तैयारी, हेतु, तैयारी और आचरण की रेलिवेंसी बताई गई है। जब हम किसी के कंडक्ट के बारे में साक्ष्य पेश करते हैं तो वो धारा 8 में रेलिवेंट होता है। यानी धारा 8 हमें छूट देती है कि हम किसी हेतु या तैयारी का साक्ष्य दे सकते हैं। ठीक, जैसे किसी व्यक्ति पर हत्या करने का आरोप है तो इस बात का साक्ष्य दिया जा सकता है कि का हत्या करने के लिए घर से निकल चुका था। ठीक, तो ये तैयारी के रूप में धारा 8 में रेलिवेंट हो जाएगा। उसके बाद धारा 9 को शिनाख्त के नाम से जाना जाता है, शिनाख्त परेड। ठीक है, वस्तु या व्यक्ति या स्थान की पहचान के रूप में जिन तथ्यों का साक्ष्य दिया जाता है वो धारा 9 में रेलिवेंट होते हैं। धारा 10 को षड्यंत्र के नाम से जाना जाता है या एजेंसी के नाम से जाना जाता है। जब कोई षड्यंत्र रचा जाता है किसी अपराध को करने के लिए, तो षड्यंत्र में कही गई या की गई बातों का भी साक्ष्य उस षड्यंत्र के अस्तित्व को दर्शित करने के लिए दिया जा सकता है। उसी तरह से धारा 11 में अन्यत्र शब्द का प्रयोग किया है, जिसको प्ली ऑफ हलवाई के नाम से जानते हैं। ठीक, धारा बहुत महत्वपूर्ण है 11, अन्यत्र तथ्यों की साक्ष्य दिया जाएगा। इन्हीं में, इसी में अनकंसिस्टेंट फैक्ट की बात की गई है। असंगत तथ्य की रेलिवेंसी इसी धारा 11 में किया गया है। ठीक, उसके बाद धारा 12 में सिविल, धारा 12 का नेचर पूरी तरह से सिविल है, जिसमें सिविल कार्रवाइयों में नुकसानी की मात्रा को अवधारित करने के लिए न्यायालय को समर्थ बनाने वाले तथ्यों का साक्ष्य दिया जाता है। 13 में, ठीक है, जो 13 है अधिकार रूढ़, जब विवादित होता है तो उसका साक्ष्य दिया जाता है। 14 में मन की दशा, शरीर की दशा, शारीरिक संवेदनाओं का साक्ष्य दिया जाता है। 15 है वो भी मन की या शरीर की दशा
कब विशेष परिस्थितियों में, जब कोई मन की या शरीर की दशा आकस्मिक है, ठीक है, या विशेष परिस्थितियों में किया गया तो उसका साक्ष्य धारा 15 में दिया जाता है। 16 में किसी कारोबार के अस्तित्व को दर्शित करने के लिए तथ्यों का साक्ष्य दिया जाता है। तो इस तरह से धारा 6 से 16 भी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। मैं सब पे एक एक धारा पे अलग अलग वीडियो बनाऊंगा, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक, एडमिशन, अगर किसी पक्षकार ने अपने दोष को स्वीकार कर लिया खुद ही, तब तो वही हम साक्ष्य में पेश कर देंगे। तो एडमिशन क्या होता है, एडमिशन कौन कर सकता है, एडमिशन कब रिलीवेंट होता है, एडमिशन कब विसंगत होता है, ये धारा 17 से 23 और 31 तक में बताया गया है। 31 में इसका मूल्य बताया गया है। हाँ, एक चीज मैं जरूर आप लोगों को बता दूं कि इस अध्याय के अंतर्गत जो रेलिवेंसी बताई गई है, केवल और केवल रेलिवेंसी नहीं बताई गई है, बल्कि यहाँ पे डिफिनीशन भी कुछ चीज़ों के बताए गए हैं, रेलिवेंसी भी बताई गई है, इन रेलिवेंसी भी बताई गई है, साक्षिक मूल्य भी बताया गया है कुछ धाराओं में। तो बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं, लेकिन मेजर पैमाने पे रेलिवेंसी बताई गई है, अतः इस अध्याय को रेलिवेंसी के नाम से जानते हैं। धारा 24 से 30 में कन्फेशन की बात की गई है, एडमिशन धारा 17 से 23, कन्फेशन 24 से 30। ठीक है, संस्वीकृति, संस्वीकृति का मतलब होता है जब किसी आपराधिक मामले में कोई व्यक्ति अपने दोष को स्वीकार कर लेता है तो उसे कन्फेशन कहते हैं। कन्फेशन कब सुसंगत होता है, कब विसंगत होता है, अर्थात कन्फेशन कब रिलीवेंट होता है, कब इनरिलीवेंट होता है। ठीक है, इसी पे धारा 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 बहुत महत्वपूर्ण धारा। इसी में धारा 30 एक है जिसको हम कहते हैं सह अभियुक्त, को एक्यूज, एक को अफेंडर है जो सेक्शन 133 है। ठीक है, सह अपराधी, तो सह अभियुक्त सह अपराधी 30, 133 बहुत महत्वपूर्ण धारा है। दोनों में कोरिलेशन क्या है, क्या अंतर है, बिल्कुल समझाएंगे, परेशान होने की जरूरत आपको नहीं है। ठीक, तो कन्फेशन, इसी में 161 का बयान जो पुलिस दर्ज करती है सीआरपीसी में, उसका क्या मूल्य होता है इसी में बताया गया है। ठीक है, धारा 24 में ही बताया गया है, 25 में बताया गया, 26 में बताया गया, 27 में बताया गया है। तो एडमिशन की परिभाषा कब दी गई, किसने दिया, बहुत सारी बातें इसमें हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। एडमिशन कन्फेशन में क्या अंतर होता है, ठीक है, ये धारा 24 से 30 में बताया गया है। कब ये रेलिवेंट होता है, कब रेलिवेंट नहीं होता है, पूरी कहानी इसमें दी गई है, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। ठीक, फिर है ऐसे व्यक्तियों के कथन की सुसंगतता जो न्यायालय में नहीं आ सकते हैं, जैसे मृत्युकालिक कथन हो गया। ठीक है, मृत्युकालिक कथन की रेलिवेंसी इसी धारा 32 में बताई गई है। अगर कोई गवाह गवाही के दौरान, ठीक है, एक बार कोर्ट में गवाही दिया, उसके बाद मर गया वो, अब बाद में क्या कोर्ट में उसकी गवाही प्रयोग की जाएगी कि नहीं प्रयोग की जाएगी। ठीक है, इसी में बताया गया, काफी महत्वपूर्ण है, इसको भी समझाऊंगा आप लोगों को। उसके बाद विशेष परिस्थितियों में किए गए कथन की सुसंगतता धारा 34 से लेकर के 38 तक में बताई गई है। धारा 34 में, ठीक है, और 35 में कारोबार के अनुक्रम में बनाए गए दस्तावेजों की प्रविष्टियों को साक्ष्य में पेश करने की छूट दी गई है। जैसे अब वो कारोबार चाहे प्राइवेट हो या निजी हो, अगर प्राइवेट कारोबार में बनाया गया दस्तावेज, जैसे फार्चून की दुकान पे बैठ के दुकानदार अपना रजिस्टर मेंशन करता है, रजिस्टर में अगर किसी को कर्जदार दिखाया है और उस पर कभी कोई केस फाइल करता है तो रजिस्टर साक्ष्य में पेश कर सकता है, लेकिन उस रजिस्टर के आधार पे उसके पक्ष में जजमेंट नहीं पास किया जाएगा जब तक और भी साक्ष्य उस मामले में ना हो। नहीं तो सब लोग दुकान खोलेंगे फार्चून की और सबको कर्जदार दिखा देंगे और केस फाइल करके और रजिस्टर साक्ष्य में पेश कर देंगे और कोर्ट को उसी पे डिक्री पास करने के लिए विवश कर देंगे। ऐसा संभव नहीं है। लेकिन अगर वही कारोबार के अनुक्रम में जो रजिस्टर तैयार किया गया है वो लोक कारोबार था, तब उसका साक्ष्यिक मूल्य बढ़ जाता है। ठीक, कोई अधिनियम में लिखी गई बात को भी साक्ष्य में पेश किया जा सकता है, इसी में रेलिवेंट है। कोई मानचित्र बनाया गया है, कोई रेखांक बनाया गया है, ठीक है, कोई मैप बनाया गया है, तो वो भी इसी धारा 38, 34 से 38 में ही रेलिवेंट बताया गया है। ठीक है, AIR वगैरह हो गया, बैरक्ट वगैरह हो गया, साक्ष्य में पेश किया जाता है। जरूरत पड़ने पर जज साहब मांगते हैं तो हम उसको पेश करते हैं। यही धारा 38, 39 छूट 38 छूट देती है।
उसके बाद भाग की रेलिवेंसी धारा 39 में है, प्री और मेंस दोनों के लिए काफी महत्वपूर्ण है। भाग की रेलिवेंसी का क्या मतलब होता है? भाग के रेलिवेंसी का मतलब है किसी दस्तावेज या कथन के भाग को पेश करना, पूरी कहानी को पेश करने की जरूरत कोर्ट में नहीं होती। जैसे रामचरितमानस के सुंदरकांड को लेकर अगर विवाद हो तो पूरी रामचरितमानस कोर्ट में पेश करने की जरूरत नहीं है, केवल सुंदरकांड का पार्ट भी कोर्ट में पेश किया जा सकता है। इसी को कहते हैं भाग की रेलिवेंसी। किसी 4 घंटे का कोई थिएटर फिल्म चल रहा है थिएटर में, 4 घंटे का है, उसमें कोई विवाद हो गया है, ठीक है, मान लेते हैं कोई धर्म से जुड़ी हुई कोई ऐसी बात कही गई है जो धर्म को खिलाफ है, तो उतनी बात, उतनी क्लिप को केवल कोर्ट में पेश किया जा सकता है। पूरा 4 घंटे की फिल्म कोर्ट में चला के जज साहब को दिखाया जाए ये जरूरी नहीं है, ठीक। तो यही धारा 39 छूट देती है कि भाग को भी कोर्ट में पेश किया जा सकता है। अगर धारा 39 छूट ना देती तो सुंदरकांड के बारे में अगर विवाद होता तो पूरा का पूरा सुंदरकांड, वो पूरा रामचरितमानस ही कोर्ट में पेश करना पड़ता, ठीक। अगर मान लेते हैं कुरान की 200 आयतें विधिक विषयों से जुड़ी हुई हैं, अगर उन विधिक विषयों को लेकर कोई विवाद हो जाए और भाग की रेलिवेंसी ना पेश किया जाए तो पूरा कुरान ही कोर्ट में पेश करना पड़ जाएगा। लेकिन उन विधिक विषयों से जुड़ा हुआ अगर है तो केवल वो 200 आयतों से जुड़ी हुई भाग, वो पार्ट को ही पेश किया जा सकता है, पूरा कुरान पेश करने की जरूरत नहीं है। फिर कुछ दशाओं में हम किसी विवाद को साबित करने के लिए कोर्ट के जजमेंट को भी साक्ष्य के तौर पर पेश कर सकते हैं। तो कोर्ट का जजमेंट कब साक्ष्य के तौर पे पेश किया जा सकता है, उसकी रिलेवेंसी कब होती है, धारा 40 से 44 तक में बताया गया है, ठीक। धारा 40 में रस जुडिकाटा के रूप में, जैसे कोई मामला डिसाइड हो गया है एक बार, दूसरी पार्टी फिर उसी अधिकार को लेके उन्हीं पक्षकारों के मध्य केस फाइल कर दे तो हम सीधे ऑब्जेक्शन करेंगे ना कि साहब ये मामला सब जुडिस नहीं है, अब ये मामला जो है रस जुडिकाटा हो चुका है, यानी इस पे एक बार जजमेंट आ चुका है। तो कोर्ट कहेगा कहाँ आ चुका है, दिखाओ, तो मैं कोर्ट का जजमेंट ही तो दिखा दूंगा। तो कोर्ट के जजमेंट को भी साक्ष्य के तौर पे पेश करने की छूट धारा 40 देती है। इसके अलावा धारा 41, 42 और 43 भी कुछ दशाओं में देती है, ठीक। तो इसको भी डिटेल से हम लोग चर्चा करेंगे। जनरली कोर्ट का जजमेंट साक्ष्य में पेश नहीं किया जाता है, लेकिन कुछ दशाओं में कोर्ट के जजमेंट को साक्ष्य के तौर पर पेश करने की छूट दी गई है। उसके बाद राय की रेलिवेंसी, आप देखते हैं पोस्टमार्टम रिपोर्ट आता है कि नहीं, तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो आता है वो कहाँ रेलिवेंट है, धारा 45 में, क्योंकि डॉक्टर एक विशेषज्ञ माना जाता है। तो विशेषज्ञ की राय की रेलिवेंसी किसी नातेदारी पे राय मांगना है, अधिकार रूढ़ पे मांगना है, किसी हस्तलेख पे मांगना है, सिग्नेचर पे मांगना है, ठीक है, नातेदारी पे राय मांगना है, तो इसी धारा 45 से 51 तक में राय की रेलिवेंसी बताई गई है। और उसमें राय की रेलिवेंसी को 2 भाग में बांटा गया है, एक विशेषज्ञ के राय की रेलिवेंसी, एक आम व्यक्तियों के राय की रेलिवेंसी, ठीक। विशेषज्ञ के राय की रेलिवेंसी पे धारा 45 से लेकर के 46 तक में बताया गया है। अन्य व्यक्तियों की राय की रेलिवेंसी धारा 47 से 50 तक में बताया गया है। और जो 51 है वो दोनों पे कॉमन है, क्योंकि उसमें राय के आधार भी रेलिवेंट होते हैं। इस तरह से धारा 52 से 55 में सील की भी सुसंगतता बताएगी, यानी हम किसी व्यक्ति के आचरण का भी साक्ष्य कोर्ट में दे सकते हैं, उसके कंडक्ट का भी साक्ष्य दे सकते हैं, ठीक है। तो धारा 52 से 55 तक में सील की रेलिवेंसी बताई गई है, जिसमें 2 धाराएं सील्स की रेलिवेंसी पे जुड़ी हुई हैं, शेष 3 धाराएं क्रिमिनल मामलों से जुड़ी हुई हैं। धारा 52 और धारा 55 सील की रेलिवेंसी पे हैं। धारा 53 का, धारा 54 ये दोनों आपराधिक मामलों में सील की रेलिवेंसी से जुड़ी हुई हैं। तो कैसे कब किसका साक्ष्य दिया जाएगा, क्या होता है सील, ठीक है, क्या होती है राय, कौन विशेषज्ञ बन सकता है, विशेषज्ञ बनने की योग्यता क्या है, विशेषज्ञ की राय किन विषयों पर रिलेवेंट होता है, सब पे विधिवत चर्चा करेंगे। अभी तो मैं केवल इस पूरे अधिनियम का एक झलक आपको दिखा रहा था कि विवादक या सुसंगत तथ्यों का साक्ष्य दिया जाता है, ये धारा 5 कहती है। तो सुसंगत तथ्य हैं क्या, ये धारा 6 से 55 में घोषित किया गया है, और इसी में सुसंगत तथ्यों की लिस्ट पूरी दी गई है, ठीक। तो अब ये क्या होते हैं, अब एक एक करके वीडियो हम लोग धारा 6 पे, धारा 7 पे, 8 पे, 9 पे, 10 पे ऐसे ही वीडियो लाएंगे। और जितनी धाराएं उससे कहीं और कोई कनेक्ट होती हैं वो भी कनेक्शन में हम आप लोगों को बताते रहेंगे, ठीक। आप लोग वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हाँ, अगर समझ में आता तो लाइक शेयर कमेंट करिए, वरना मत करिए, ठीक है।
और आप लोग अगर चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे तो इसी तरह से जब भी कोई वीडियो अपलोड किया जाएगा तो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा। दूसरी सूचना यह है कि हमारी ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों क्लासें प्लस मेंस की आंसर राइटिंग की क्लास भी लगातार संचालित की जा रही है। जिस किसी बच्चे को संपर्क करना है, कोई क्लास ज्वाइन करना है, वो इस नंबर पर संपर्क कर सकता है। तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे।